अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास मेट्रिक केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ भी है मेट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट किस लिए है? ये इम्पोर्टेंट है 2027 के एग्जाम के लिए। तो जो बच्चे अगले साल एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अब पूरी बुक करना अगेन बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ये, कि पूरी बुक करना हर बच्चे की बस की बात नहीं होती है। हर बच्चा पूरी बुक नहीं कर सकता, मुश्किल होता है बच्चों को। तो इसीलिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं और उन्हीं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे। तो अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को हासिल करना चाहते हो, इसका पूरा पीडीएफ है हर चैप्टर का, तो आप लोग एमी इंग्लिश सेंटर के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे नंबर आपको नजर आ रहा होगा, उस पर कांटेक्ट कर सकते हो और मजीद डिटेल्स हासिल कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो, पूरे साल का वो ग्रुप होता है, उसमें जस्ट आपको 4000 रुपीज पे करने होंगे और ये आप लोगों की वन टाइम फीस होगी। मतलब ये आपको एक बार देनी है और उसके बाद आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। आपको एक पोर्टल प्रोवाइड किया जाएगा और उस पोर्टल के अंदर आपको हर किस्म का स्टफ मिलेगा। नोट्स हो गए, गेस्ट पेपर्स हो गए, पास पेपर्स हो गए, हर चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। प्रॉपर लेक्चर्स प्रोवाइड की जाएगी, गाइडेंस दी जाएगी और किस तरीके से आपको A1 लेकर आना है उसके हवाले से हर चीज आपको दी जाएगी। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए आप जाइए और जाके खुद को एनरोल करवाइए और इससे फायदा उठाइए। आपको हर किस्म की चीज, हर किस्म की गाइडेंस मिलेगी। अच्छा, उसके अलावा तैयारी बहुत हम शॉर्ट तरीके से करेंगे, टाइम को ज्यादा नहीं वेस्ट करेंगे और जितनी चीजें हमें मैक्सिमम आने के चांसेस है पेपर में 2027 के, हम सिर्फ उन्हीं को लेके चलेंगे। एक्स्ट्रा चीजों पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि बोर्ड की तैयारी करने में और एमडी के डीकेट की तैयारी करने में बहुत डिफरेंस है। बोर्ड में आप लोग सिर्फ उतना ही पढ़ो जितना पेपर में आने वाला है, दैट्स इट। बच्चे वैसे भी रट्टा लगाएं, इससे बेहतर है कम पढ़े और को समझ के पढ़े। दैट इज द मेन टारगेट। मेरा और बाकी सारे टीचर्स का यही टारगेट है कि आपको जो भी पढ़ाए वो कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़वाए, ना कि आपको रट्टा लगाना पड़े। ठीक है, तो हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है किसी चीज का कांस्टेंट होना, किसी चीज का कांस्टेंट होना। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है किसी चीज का कांस्टेंट होना। कांस्टेंट से क्या मुराद है कि उसके अंदर ना कोई चेंज ना आ रहा हो टाइम के साथ, वो जैसी दिख रही है वो एज इट इज वैसी ही है। अगर यही चीज केमिकल, केमिकल से मुराद क्या है कि केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है, अगर वो चीज रिएक्शन के अंदर अप्लाई कर दें कि रिएक्शन जो है उसके अंदर कोई हमें वाजे तौर पे चेंजेस ना दिख रहे हो, हमें उसका रिजल्ट जीरो नजर आ रहा हो, कोई चेंज ना नजर आ रहे हो, तो हम कहते हैं उसे केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इस चैप्टर में अगर आप लोग देखो तो न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर न्यूमेरिकल्स है हमारे मेनली। ठीक है, न्यूमेरिकल्स जो जो इम्पोर्टेंट है, जो जो आने के चांसेस हैं, वो सब हम एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म। ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, NO2 और 2NO2 बन रहा है। इक्विलिब्रियम पे 230 डिग्री सेल्सियस पर कंसंट्रेशन हमें दी हुई है, NO की भी, O2 की भी और NO2 की भी। बोला जा रहा है कैलकुलेट करो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा बनाएंगे। ठीक है, इधर पार्टीशन कर लेते ताकि हम दोनों तरफ काम कर सके। सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। डेटा में हमें क्या क्या गिवन है, कंसंट्रेशंस गिवन है, टेम्परेचर गिवन है। टेम्परेचर का ना कोई काम नहीं होता तो इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। कंसंट्रेशन गिवन है, एनओ की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, 0.0542। यूनिट मैं नहीं लिख रही हूँ, यूनिट आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। उसके अलावा
O2 की कंसंट्रेशन गिवन है, ठीक है, 0.127, और उसके अलावा NO2 की कंसंट्रेशन गिवन है, दैट इज 15.5 मोल, एंड जो भी इसका यूनिट है वो यहाँ पर आ जाएगा। हमें केसी निकालने का बोला गया है, क्योंकि हमें बोला गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, और इस केसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। केसी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब प्रोडक्ट हमारे पास क्या होते हैं, जो इधर होते हैं राइट साइड पे जो होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं, और जो लेफ्ट साइड पर होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं। प्रोडक्ट मेरे पास एक ही है NO2, तो मैं क्या लिख दूंगी, NO2, NO2, क्योंकि यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो ये 2 इसकी पावर बन जाएगा, अपॉन रिएक्टेंट मेरे पास दो है, NO और O2, NO और O2। अब इनके क्या क्या वैल्यूज दी हुई है उनको पुट कर लेते हैं। NO2 की वैल्यू क्या दी हुई है मुझे, 15.5, 15.5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। NO की क्या वैल्यू गिवन है, 0.0542, और O2 की क्या है, 0.127। सिंपल कैलकुलेटर में डालेंगे, सॉल्व करेंगे और आंसर निकल कर आ जाएगा। सबसे पहले 15.5 का स्क्वायर निकालते हैं, तो ये आ रहा है 240.25। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, उसका आंसर आ रहा है 240.25, 15.5 का स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 0.0542 मल्टीप्लाई बाय 0.127, तो 0.006, 0.0068। तो मैंने इसका स्क्वायर निकाला, ये आंसर आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, ये आंसर आया। अब इनको आपस में डिवाइड करवा देते हैं, 240.25 डिवाइडेड बाय 0.0068, तो ये आंसर हमारा निकल कर आ रहा है केसी के लिए। केसी के लिए क्या आंसर निकल कर आ रहा है, 35326.47। अच्छा, अब इसके साथ साथ ना हमें यूनिट भी निकालना होता है इसका। यूनिट कैसे निकलेगा, कंसंट्रेशन के बॉक्सेस को देखो, यहाँ पे एक बॉक्स ये रहा ऊपर और यहाँ दो है नीचे बॉक्स, तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल अपॉन डेसीमीटर क्यूब। लेकिन मैं इस पूरे की जगह क्या कर सकती हूँ, एम भी लिख सकती हूँ, सिर्फ एम तो भी चलेगा। तो एक एम ऊपर है, एम का स्क्वायर क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, और 2m नीचे है। ये वाला स्क्वायर इन दोनों से कैंसिल हो गया क्योंकि नीचे भी 2m है ऊपर भी 2m, कैंसिल हो गया। तो इसका यूनिट कुछ भी निकल कर नहीं आएगा, और ये हमारे पास आंसर जाएगा केसी का 35326। अब इसके आंसर को हम हाथों हाथ चेक भी कर लेते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो आंसर हमारा थोड़ा सा इसमें गलती हो गई है। अच्छा, थोड़ी सी गलती कहाँ पर हो गई है, गलती हमारे पास क्या हुई है कि ना, मैंने यहाँ का 2 तो यहाँ पे लगा दिया था, लेकिन मैंने इस वाले 2 पे तो गौर ही नहीं करा। NO के साथ भी 2 था तो इसका भी तो स्क्वायर होना था, ये गलती हो गई है। तो इसको दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इंसान से गलती हो सकती है, सो इट्स ओके, कोई बात नहीं। इसको दोबारा से कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक निकल कर आ जाएगा। तो 15.5 का तो स्क्वायर यही रहेगा।
अब हम क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यूज को निकालते हैं। नीचे वाली वैल्यूज क्या है हमारे पास, नीचे है 0.0542 का भी स्क्वायर है, 0.0542 का स्क्वायर, तो ये आ गया 0.0029, इसका स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 0.127 से, तो ये नीचे मेरे पास आ रहा है मल्टीप्लाई करवाने के बाद 0.00036। अब इसको डिवाइड करवा देते हैं, 240.25 डिवाइडेड बाय 0.00036, तो अब सही आंसर आ रहा है हमारा 66736.1। ये मेरे पास केसी की वैल्यू आ रही है। और यूनिट निकालते हैं, यहाँ पे ऊपर एक m है, ठीक है, इसका स्क्वायर, नीचे ये वाला बॉक्स है, इस m का स्क्वायर इनटू ये वाला m, तो ये m और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचा 1/m, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर m की वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिख देती हूँ, m की वैल्यू क्या है मेरे पास, मोल अपॉन डेसीमीटर क्यूब, तो 1/m की क्या हो जाएगी, इसको उल्टा कर दो, 1/m की भी उल्टी हो जाएगी, क्या, डेसीमीटर क्यूब अपॉन मोल। तो ये मेरे पास आंसर निकल कर आ गया केसी का। अब करेक्ट आंसर आया है, वहां पे मैंने ये वाला 2 मैंने नहीं देखा था इक्वेशन लिखते वक्त, तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर स्क्वायर लगानी भूल गई, उसका 2 देख लेते तो उसके ऊपर तो स्क्वायर लग गया था। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, नाइट्रोजन oxide produced by the reaction of nitrogen and oxygen at 2000 degree Celsius, the value of equilibrium constant is this। Kc की वैल्यू गिवन है, इक्वेशन गिवन है, बोला जा रहा है फाइंड कंसेंट्रेशन ऑफ NO, ये जो NO है इसकी कंसेंट्रेशन निकालो इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे प्रेशर हमें गिवन है और टेम्परेचर गिवन है, दोनों का कोई काम नहीं है। इन एयर N2 की कंसेंट्रेशन गिवन है, O2 की कंसेंट्रेशन गिवन है, तो हमें सारी चीजें गिवन है। यहाँ पे हम रब करके और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को मिटा लेते हैं और यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या क्या गिवन है हमें, सबसे पहले तो केसी की वैल्यू गिवन है, डेटा बनाते हैं। केसी की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, 4.1 एक्सपोनेंट -4, 4.1 और 10 की पावर -4। उसके अलावा कंसेंट्रेशन गिवन है हमारे, ये और ये किसी काम की नहीं है इसलिए से नहीं लिखेंगे। N2 की कंसेंट्रेशन गिवन है, कितनी गिवन है, 0.036, 0.036। उसके अलावा O2 की कंसेंट्रेशन गिवन है, वो कितनी गिवन है, 0.0089, 0.0089। और हमसे बोला क्या जा रहा है कि निकालो, क्या बोला जा रहा है, NO की कंसेंट्रेशन निकालो, तो कंसेंट्रेशन ऑफ NO हमें निकालनी है। अब क्या करते हैं, सॉल्यूशन पर आते हैं हम, यहाँ पे सॉल्यूशन पर आते हैं। सबसे पहले तो केसी का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसके लिए प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट फॉर्मूला है, प्रोडक्ट क्या है, NO, तो NO आ जाएगा, NO का स्क्वायर, क्योंकि NO के साथ 2 लगा हुआ है, जो भी यहाँ नंबर होगा वो पावर बन जाएगा। फिर डिवाइड में रिएक्टेंट आते हैं, तो रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, N2 और O2, सही है, ये रिएक्टेंट हो गए। अब उसके बाद मुझे क्या निकालने का बोला गया है, मुझे निकालने के लिए बोला गया है कि आप NO निकालो, ये मुझे निकालना है। तो मैं क्या करती हूँ, उसको उधर ले जाती हूँ, केसी से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। इनकी वैल्यूज क्या है, सबकी वैल्यूज लिख देते हैं। केसी की वैल्यू क्या है मेरे पास, 4.1 एक्सपोनेंट -4 मल्टीप्लाई में
क्योंकि जब ये डिवाइड में उधर जाएंगे तो केसी की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। N2 की वैल्यू क्या है, हमने यहाँ पे लिखी है 0.036 और मल्टीप्लाई बाय O2 की वैल्यू क्या है 0.0089 और ये किसके बराबर हो जाएगा, NO के स्क्वायर के बराबर। अब इस सबको अगर मैं कैलकुलेट कर लूं तो मेरे पास आंसर निकल कर आएगा। कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो 4.1 एक्सपोनेंट -4 तो 0.1341 मल्टीप्लाई बाय 0.036 मल्टीप्लाई बाय 0.0089। तो मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आंसर निकल कर आया NO की कंसेंट्रेशन के स्क्वायर के आंसर क्या निकल कर आया 0.00001234566 ये आंसर निकल कर आया। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे तो स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे तो कंसंट्रेशन चाहिए। ये स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट बोथ साइड। तो NO पे से रूट हट जाएगा तो ये NO हो जाएगा और इसकी अगर वैल्यू निकालें तो अंडर रूट 0.000013। तो आंसर निकल कर आ रहा है 0.00036। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल अपॉन डेसीमीटर क्यूब। सही है। तो ये हमारे दो न्यूमेरिकल्स हो गए हैं, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है इनमें, कुछ भी नहीं करना, बस फॉर्मूला लगाया मैंने, वही फॉर्मूला इस पूरे चैप्टर के अंदर, और कोई फॉर्मूला यूज ही नहीं होना है, वही फॉर्मूला है, मैंने वही फॉर्मूला इधर लगाया। मुझे इस बार केसी नहीं निकालना था, वहां केसी निकालना था, यहाँ पे मुझे ये निकालना था, तो मैंने सबको उधर भेज दिया, ये वहां जाके दोनों केसी से मल्टीप्लाई हो गए, मल्टीप्लाई करवाया तो ये आंसर निकल कर आया। लेकिन मुझे स्क्वायर हटाना था तो स्क्वायर रूट बोथ साइड कर दिया, इसके ऊपर से स्क्वायर हट गया और जब मैंने इसका आंसर निकाला कैलकुलेटर में रख के तो मेरे पास ये आंसर आ गया। कंसंट्रेशन निकाली तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल अपॉन डेसीमीटर क्यूब। तो ये हमारे दो न्यूमेरिकल्स हो गए हैं। अब मैं नेक्स्ट 2 न्यूमेरिकल्स को लिखती हूँ और वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन इज दिस। Kc की वैल्यू दी हुई है हमें और ये रिएक्शन दिया हुआ है हमें। बोला जा रहा है कि गिवन टेम्परेचर पर मोलर कंसंट्रेशन निकाल, हमारे पास दी हुई है HI की दी हुई है ये भी, H2 की कंसंट्रेशन दी हुई है ये भी और I2 की दी है। लेकिन गिवन टेम्परेचर ही है, यहाँ पे कहीं भी इक्विलिब्रियम का वर्ड यूज नहीं हुआ है। जब तक इक्विलिब्रियम का वर्ड यूज नहीं हो जाए हम Kc का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। यहाँ पे लिखा है कि गिवन टेम्परेचर पे ये कंसंट्रेशन है, इक्विलिब्रियम पर नहीं है ये कंसंट्रेशन। तो ये कंसंट्रेशन हमें दी है, बोला जा रहा है प्रिडिक्ट द डायरेक्शन। सबसे पहले डेटा बनाते हैं, ये मार्कर सही नहीं चलता है, मार्कर का यूज कर लेते हैं, डेटा बनाते हैं। डेटा में हमें सबसे पहले क्या गिवन है, Kc की वैल्यू गिवन है। Kc की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 और 10 की पावर -4। उसके अलावा हमें कंसंट्रेशन गिवन है HI की, कितनी गिवन है, 2 और 10 की पावर -5 H2 और I2 की कंसंट्रेशन हमें सेम गिवन है, कितनी है, दोनों की 1 एक्सपोनेंट -5 है, दोनों की 1 एक्सपोनेंट -5 है। और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल अपॉन डेसीमीटर क्यूब, मोल अपॉन डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, बोला जा रहा है डायरेक्शन निकालो, तो डायरेक्शन हमें निकालने का बोला गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन पर आते हैं। सबसे पहले तो
हमें डायरेक्शन निकालनी है। जब भी डायरेक्शन का वर्ड यूज हो जाए तो हमें यूज करना पड़ेगा क्यूसी और केसी का कंपैरिजन। अगर क्यूसी की वैल्यू केसी के बराबर हो जाए तो मैं कहूंगी कि मेरा जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में चल रहा है। अगर क्यूसी की वैल्यू बड़ी हो जाए केसी से तो मेरा रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड चल रहा है। अगर क्यूसी की वैल्यू छोटी हो जाए केसी से तो मेरा रिएक्शन फॉरवर्ड चल रहा है। डायरेक्शन निकालनी है। अब डायरेक्शन के लिए हमें क्यूसी यूज करना पड़ता है। क्यूसी क्या होता है? हमारे पास क्यूसी मेरे पास होता है रिएक्शन क्वोशिएंट। रिएक्शन क्वोशिएंट होता है। ये भी बिल्कुल एक कांस्टेंट है केसी की तरह, लेकिन केसी जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। यानी कि जब हमारे रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ गया है उस वक्त जो हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन होगी ना वो हमारा इक्विलिब्रियम है। लेकिन इक्विलिब्रियम आने से पहले जो भी हमारी कंसेंट्रेशन है वो हमारी क्यूसी के अंदर आती है। फॉर्मूला दोनों के लिए सेम होता है, क्यूसी इक्वल्स टू प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन इनिशियल होगी। इनिशियल मतलब इक्विलिब्रियम आने से पहले वाली, ठीक है, इक्विलिब्रियम आने से पहले वाली। इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा तो फिर मैं क्यूसी नहीं केसी लगाऊंगी, लेकिन जब मैं इक्विलिब्रियम से पहले वाली यूज करूंगी तो देन मैं क्यूसी लगाऊंगी। अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या क्या है मेरे पास? H2 की कंसेंट्रेशन है और I2 की कंसेंट्रेशन है अपॉन रिएक्टेंट क्या है? HI की कंसेंट्रेशन और इसका स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे 2 लगा हुआ है। अब इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। क्या क्या वैल्यूज है? सबसे पहले तो H2 और I2 की है 1 और 10 की पावर -5 इंटू 1 और 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाय HI की क्या है 2 और 10 की पावर -5। अच्छा यहाँ पे आई थिंक कुछ मिस्टेक हुई है, मैं देख लूँ तो 10 की पावर -5 है कि -10 है कि मुझे याद पड़ता है यहाँ पे शायद मुझसे कुछ मिस्टेक हुई है। नहीं मिस्टेक नहीं है, सही लिखा है। ठीक है तो ये है और यहाँ पर इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। सही है। अब हम क्या करते हैं इसका स्क्वायर निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं और फिर इनको डिवाइड करवाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखा जाए तो देखो यहाँ पे मेरे पास जब मैं इसका स्क्वायर निकालूंगी तो और मेरे पास आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर निकल कर आ रहा है 4 और 10 की पावर -10 हो रही है। सही है। अब ये दोनों जो है देखो ये भी -5 है ये भी -5 है और 1:1 तो 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से 1 हो जाएगा। ठीक है और 10 की पावर -5 बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी तो 10 की पावर -10 हो जाएगा, -10 और -10 कैंसिल हो जाएगा तो क्यूसी की वैल्यू मेरे पास निकल कर आएगी 1 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 0.25। इसका यूनिट अगर निकाला जाए तो यूनिट कुछ भी निकल के नहीं आएगा क्योंकि ऊपर 2 बॉक्सेस है m इंटू एम डिवाइडेड बाय एक बॉक्स ये रहा m का स्क्वायर, ये सब आपस में कैंसिल हो रहे हैं तो कोई यूनिट नहीं आएगा। अब हमें इसकी वैल्यूज को कंपेयर करना है क्यूसी की और केसी की वैल्यू। केसी की वैल्यू क्या थी 1 एक्सपोनेंट -4। -4 का मतलब क्या है कि 0.0001
ये वैल्यू और ये वैल्यू, कौन सी वैल्यू ज्यादा बड़ी है? तो क्यूसी की वैल्यू बड़ी है, जब क्यूसी की वैल्यू बड़ी होती है तो मैं कहूंगी कि रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। मेरा रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा न्यूमेरिकल हो गया, उसी के साथ हमारे शॉर्ट भी कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारे पास 2 लॉन्ग है और उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं ये वीडियो रोकती हूँ, अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को लिखती हूँ और फिर कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा, तो अब लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास। तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास क्या है? स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाइड ऑन द फॉलोइंग रिएक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन लिखना है हमें, स्टेटमेंट उसकी, और इस पर उसको अप्लाई करना है और एक इक्वेशन को, एक एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है केसी के लिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब केसी के लिए ड्राइव करना है। तो सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट जो है, उसकी स्पीड जो है कि वो कितनी स्पीड से रिएक्शन होगा, वो डिपेंड करता है जो रिएक्टेंट्स है ना उन पर। जैसे कि मेरे पास एक रिएक्शन है H2 प्लस O2 और H2O। तो मेरे पास यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये डिसाइड करेंगे कि ये पूरा रिएक्शन किस स्पीड से होगा। यही चीज कहती है लॉ ऑफ मास एक्शन। अब हम आते हैं डेरिवेशन पर। डेरिवेशन पर सबसे पहले कंसीडर द रिएक्शन। हमने रिएक्शन कंसीडर करा, कौन सा रिएक्शन कंसीडर करा हमने? यही वाला ए प्लस बी बी और एरो सी सी प्लस डी और डी। अब इसके अंदर हमने पहले कंसीडर करा फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन को देखेंगे हम सबसे पहले। ब्लू पेन थोड़ा सही नहीं चल रहा है तो ब्लैक से कर लेते हैं। हम लोग पहले फॉरवर्ड रिएक्शन को देखते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा कि ए प्लस बी बी रिएक्शन कर रहे हैं और ये बना रहे हैं सी सी प्लस डी और डी। अब इस फॉरवर्ड रिएक्शन में मैंने कहा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के, मैंने कहा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि जो रेट है आर एफ लिख लो, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ए के। ये जो इसका कोफिशिएंट है वो पावर बन जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बी के। ठीक है, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के, तो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस यहाँ पे ये हैं। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो इक्वल्स टू आएगा, एक कांस्टेंट आएगा के एफ। ठीक है, ये फॉरवर्ड कांस्टेंट है, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट है, और ये मेरे पास ए और बी दिया गया। इसी तरीके से बैकवर्ड रिएक्शन को देखते हैं। बैकवर्ड रिएक्शन को देखते हैं। बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा? उल्टा कर दो, सी सी प्लस डी डी एरो ए प्लस बी बी बना रहा होगा, यानी कि मैंने इसको उल्टा कर दिया कि ये अब इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे भी अगेन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक क्या होगा कि आर बी यानी कि बैकवर्ड का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सी के और इसकी पावर सी, डी के और इसकी पावर डी के।
आर टी को कोस के टी का साइन हटेगा, इक्वल्स टू आएगा के बी हो जाएगा सी सी और टी टी। अब मुझे पता है कि एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाती है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। इक्विलिब्रियम पे दो चीजें होती हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाती है रेट ऑफ बैकवर्ड, यानी कि जितनी स्पीड से ये इसमें कन्वर्ट हो रहा होगा उतनी स्पीड से ये इसमें भी कन्वर्ट हो रहा होगा। और दूसरी चीज क्या, कि इनकी कंसंट्रेशन और इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, यानी कि चेंज नहीं होगी। ये इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन है, अगर कोई रिएक्शन इन दो कंडीशन को फॉलो कर लेगा वो इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। आर एफ की वैल्यू क्या है, के एफ इक्वल्स टू ए और बी बी। और यहाँ पे के बी की वैल्यू और अब मैं क्या करती हूँ, कंसंट्रेशन को एक तरफ कर लेती हूँ, इसको एक तरफ कर लेती हूँ। तो के एफ डिवाइडेड बाय के बी हो जाएगा इक्वल्स टू सी सी और डी डिवाइडेड बाय ए और बी पावर बी। ठीक है, सिंस अब यहाँ पे सिंस के एफ डिवाइडेड बाय के बी को ये पूरा कांस्टेंट है, के एफ भी कांस्टेंट है, के बी भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट और कांस्टेंट आपस में डिवाइड हो गए तो एक नया कांस्टेंट निकल कर रहेगा के सी के लिए क्या हो जाएगा सी सी डी डी डिवाइडेड बाय ए और बी बी। या फिर इन जनरल अगर मैं लिखूं, इन जनरल अगर मैं बात करूं तो केसी बराबर हो जाएगा सी डी क्या थे, प्रोडक्ट्स थे, तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ए बी क्या थे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास निकल कर आ रही होती है, किसके लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन निकल कर आ रही होती है। ये भी सही है और नीचे वाली भी सही है। ठीक है, तो बस अब लास्ट एक लॉन्ग रह गया और एक कॉन्सेप्चुअल बेस क्वेश्चन रह गया, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है कि हाउ कैन यू प्रिडिक्ट द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ रिएक्शन बाय कंपेयरिंग द वैल्यूज ऑफ केसी एंड क्यूसी। हमें केसी और क्यूसी की वैल्यू को कंपेयर करके बताना है कि नीचे वाले जो स्टेजेस है वो कहाँ तक है, क्या सूरत हाल है उनमें। पहला है कि नेट रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, कि अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है तो क्या होगा कि केसी उसका बड़ा होगा क्यूसी से, तभी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। क्योंकि हमने अभी पीछे बात की थी ना कि अगर क्यूसी बड़ा हो केसी से तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, अगर केसी बड़ा हो क्यूसी से तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, और अगर ये दोनों बराबर हो तो हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। तो क्यूसी यहाँ पे लिखा गया है फॉरवर्ड, अगर फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं यानी कि केसी क्यूसी से बड़ा होगा, और अगर केसी क्यूसी से बड़ा है तो उसका मतलब क्या है कि फॉरवर्ड जा रहे हैं। फॉरवर्ड जाने का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट बन रहा है हमारा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे, फॉरवर्ड जा रहे। तो इसका मतलब क्या होगा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो रहा होगा। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्योंकि बन रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है रिएक्शन, प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी। दूसरा वाला क्या है कि नेट रिएक्शन प्रोसीडिंग बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड में क्या होता है क्यूसी बड़ा होता है केसी से, और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी क्योंकि पीछे जा रहे हैं ना, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, बैकवर्ड जा रहा है रिएक्शन, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यहाँ कम हो रही होगी, ये कन्वर्ट होकर रिएक्टेंट बना रहा होगा, तो इसलिए यहाँ पे इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आ रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। पेपर में बच्चों ने बहुत ज्यादा परेशानी का सामना किया था
जब इस साल पेपर हुए थे 2026 के अंदर, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि उनके पेपर में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आए थे। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो होते तो हमारी बुक से ही है, मतलब ऐसे नहीं कि बोर्ड वालों ने कुछ अलग से उठा के दे दिया हो, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि हम लोग बोर्ड में हमेशा बच्चों को ना रट्टेबाजी करवा रहे होते हैं, रट्टा मार रहे होते हैं बच्चे। तो जब एकदम से उनको कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल चीजें दिखे तो वो कंफ्यूज हो गए। तो इसीलिए हम हर चैप्टर में एक क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल रखेंगे ताकि हम समझ सकें कि किस तरीके के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि why is catalyst unable to change the position of equilibrium in reversible reaction? कैटलिस्ट रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर क्यों इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं कर सकता? क्योंकि इसका रीजन क्या है? बिकॉज कैटलिस्ट इफेक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट, हमारा आंसर है इक्वली। तो इसका रीजन क्या होगा कि क्योंकि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्टेंट की स्पीड को भी बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्ट की स्पीड को भी बढ़ा रहे हैं, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड को भी बढ़ा रहे हैं, बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड को भी बढ़ा रहे हैं। इसीलिए इक्विलिब्रियम आने के बाद अगर मैं उसको डालूंगी भी तो भी दोनों की कंसंट्रेशन तो सेम ही है ना, स्पीड सेम ही रह रही है। अगर वो रिएक्टेंट की स्पीड को बढ़ा रहा है तो प्रोडक्ट की भी स्पीड को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से कैटलिस्ट का रिएक्शन कैटलिस्ट का जो इफेक्ट है, असर जो है उसका वो जीरो हो जाता है, उसका कोई फायदा नहीं रहता। हाँ, अगर इक्विलिब्रियम नहीं आया रिएक्शन के अंदर और आप जब डालते हो तो ये इक्विलिब्रियम जल्दी नहीं आए, लेकिन अगर आप इक्विलिब्रियम लाने के बाद कैटलिस्ट को डालोगे तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। देखो कितनी छोटी सी वीडियो के अंदर कितने कम सवालात के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। जिसने यहाँ तक वीडियो देखी है, जो यहाँ तक पहुंचा है, उसका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, उस चैप्टर में चैंपियन हो गया है, मजीद कोई क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।